तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक बायो एनर्जेटिक में, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। बेटा जैसे आपको पता होगा इसके लफ्ज़ से जाहिर हो रहा है, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, यानी कि जानदार जो है सनलाइट की मदद से कुछ चीज़ बनाए, कुछ प्रोड्यूस करें, उस कुछ चीज़ का नाम होता है खाना या फूड। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि सनलाइट की मदद से जानदार जो है वो अपना खाना बनाए। तो बेटा ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे बेटा आपको पता होगा ये जानदार होते हैं कुछ जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बेटा इन जानदारों को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक जानदार, या यूं कहेंगे वो जानदार जो अपना खाना खुद बनाए। बेटा इन जानदारों का नाम आपको पता होगा, इन जानदारों का बेटा नाम होता है प्लांट्स। प्लांट्स के अलावा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसे बेटा अलजी जो होता है, अलजी जो पानी में हरा हरा घास टाइप चीज़ नहीं होती है, जो आपके टैंकियों वगैरह के अंदर नल के अंदर जो होता है वो अलजी होता है बेटा, वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं, यूनिसेलुलर जानदार हैं, आंखों से दिखाई नहीं देंगे, पानी में होते हैं ये, और ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसे जानदार को हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक जानदार। तो ऑटोट्रॉफिक जानदार होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो बेटा याद रखना फोटोसिंथेसिस कौन से जानदारों में होता है, बेटा फोटोसिंथेसिस होता है ऑटोट्रॉफिक जानदारों में। और ये ऑटोट्रॉफिक जानदार कौन कौन है मेरे बच्चे? ये ऑटोट्रॉफिक जानदार होते हैं ये प्लांट्स, आपके एल्गी, आपके बैक्टीरिया, और इसके अलावा साइनो बैक्टीरिया। ये चार जानदार होते हैं जो करते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में जानदार क्या करते हैं, ध्यान देना, बहुत ईजी है। हम पहले अच्छी तरह से यहाँ पे अपने इस जो चैप्टर में डिटेल में जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्लांट्स को ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि अपने सारे जो भी दुनिया के बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है पौधे के बारे में है, ठीक है बेटा। हर जानदार में फोटो सेम होता है, कोई फर्क नहीं है। अब हम प्लांट को देखें तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या करता है बेटा? प्लांट्स में होती है रूट्स, जो कि क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, प्लांट को फिक्स करती हैं। रूट्स में होते हैं रूट एयर, वो रूट एयर जो है ना वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। जमीन जो है यहाँ से पौधा लेता है पानी, सिंपल। पानी क्या रिएक्टेंट है, पानी को लिया जमीन से, पौधे ने अपने इस पाइप के जरिए, ये पाइप पानी को ऊपर लाएगा। बेटा इस पाइप का क्या नाम है? जाइलम है। जाइलम जो है ये पानी को ऊपर लाता है पौधे के अंदर। अब ये जाइलम के जरिए पानी आएगा प्लांट के लीफ में, और लीफ के अंदर जाइलम है, और यहाँ पे लीफ के अंदर होते हैं सेल, जो कि करते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। और बेटा इन सेलों को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक सेल, या मीजोफिल सेल, या मेरिस्टेमेटिक सेल, या पेरेन्काइमा सेल। बात आ रही समझ में? लीफ के अंदर होते हैं फोटोसिंथेटिक सेल, या पेरेन्काइमा सेल, या मीजोफिल सेल, या इसको कहेंगे लिविंग सेल, या क्लोरोफिल के बने हुए सेल, क्लोरोफाइलस सेल, या क्लोरेन्काइमा सेल। तो ये सेल करते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इस सेल को थोड़ा सा जूम करते हैं। बेटा ये आपके प्लांट का सेल है, ठीक है मेरे बच्चे, ये प्लांट का एक सेल होता है, ये प्लांट का एक सेल है। आप देखें प्लांट के सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये सेंटर पे न्यूक्लियस है। अब बेटा इसके अंदर एक स्पेशल चीज होती है प्लांट के सेल के अंदर, आपके इस मीजोफिल सेल में ये एक स्पेशल ऑर्गेनेल होता है। और बेटा इस स्पेशल ऑर्गेनेल का नाम क्या होता है? इसका बेटा नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। तो आपके इन सेलों में एक ऑर्गेनेल होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, इस ऑर्गेनेल का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। तो बेटा फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनेल में होता है? तो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। और ये क्लोरोप्लास्ट कौन से सेलों में है? लीफ में, लीफ के अंदर सेलों में होता है। क्लियर बात? अब क्लोरोप्लास्ट को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं आपके सेल चैप्टर में, जो हम पिछले चैप्टर के अंदर ही डिस्कस कर चुके हैं। उसको क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा देख लें, उसको पढ़ लें अच्छी तरह से, फिर ये आपको आगे वाला फोटोसिंथेसिस टॉपिक समझ आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा क्या है स्पेशल कि ये फोटोसिंथेसिस करता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पेशल ये होती हैं चीजें, ये आपको चर्बी के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं इस इनर लेयर में। और लाल कलर की लेयर दिखाई दे रही है क्लोरोप्लास्ट में, बेटा इस लाल कलर की इनर लेयर का नाम होता है थैलेक्वाइड, ये इनर लेयर होती है। ये आपको ब्लैक कलर की लेयर दिखाई दे रही है, ये आउटर लेयर है जो उसको शेप वगैरह देती है, ट्रांसफर करती है, ठीक है। इनर लेयर जो होती है थैलेक्वाइड, यहाँ पे होती है प्लांट्स की पिगमेंट्स। तो प्लांट्स के अंदर होती है पिगमेंट्स। आपके क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है? आपके बेटा क्लोरोप्लास्ट में होती है पिगमेंट्स, जैसे कि क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन वगैरह। ये पिगमेंट क्या करती हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक चीज आ गई है, पानी आ गया, ठीक है बेटा, पानी आ गया प्लांट के सेल के साइटोप्लाज्म में, वाटर आ गया प्लांट के सेल के साइटोप्लाज्म में,
और ये वाटर जाएगा फिर आगे किसमें, आपके इस क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम करते हैं। बड़ा ये आपका ऑर्गेनेल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलेकोइड लेयर है, ठीक है बेटे, ये थाइलेकोइड लेयर है। अब इस थाइलेकोइड लेयर के अंदर एक चीज आ गई है जिसका नाम है वाटर, H2O, जो कि जमीन से आया है। दूसरी चीज प्लांट लेगा हवा से, हवा से प्लांट लेता है ये चीज जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये गैस लेगा प्लांट हवा से एक सुराख के जरिए। बेटा इस सुराख का मेरे बच्चे नाम होता है स्टोमेटा। आपके लीफ में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। इसके जरिए CO2 गैस अंदर आएगी, और ये CO2 गैस अपने आप आती है क्योंकि ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। हवा के अंदर कार्बन गैस ज्यादा होती है, लीफ के सेल में कम होती है। ऑटोमेटिक ये गैस मूव होती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हवा में ज्यादा कंसंट्रेशन है, ज्यादा होता है, तो वहां से CO2 मूव होता है हाई टू लो कंसंट्रेशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आती है आपके लीफ में अपने आप आती है, कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती है, डिफ्यूजन के जरिए। अच्छा, और CO2 गैस आ गई सेल में, और सेल के अंदर चली गई क्लोरोप्लास्ट में। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट में दो चीजें आ गई, एक आ गया कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा आ गया वाटर। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए बच्चे रिएक्टेंट जो होते हैं वो रिएक्टेंट ये दो होते हैं। एक रिएक्टेंट का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्लांट ने ली है हवा से, दूसरा एक रिएक्टेंट होता है जिसका नाम है वाटर, H2O। तो ये होते हैं दो रिएक्टेंट। बेटा फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें रिएक्टेंट चाहिए जो रिएक्ट करें, और ये रिएक्टेंट दो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब बेटा देखें फोटोसिंथेसिस में ये दो रिएक्टेंट होते हैं, ये दो रिएक्टेंट ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है। मेरे बच्चे इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों, क्योंकि इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट है जिसमें कार्बन हो तो हाइड्रोजन ना हो, हाइड्रोजन हो तो कार्बन ना हो। अगर दो एटम एक साथ हो कार्बन और हाइड्रोजन, उस चीज को कहते हैं ऑर्गेनिक। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट होते हैं जो प्लांट ने लिए हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट है ये दो, एक है कार्बन से दूसरा है वाटर। अब ये दोनों आ गए, अब इसको हमें रिएक्ट कराना है। अब ये दोनों रिएक्ट तब करेंगे जब इसको एक्सटर्नल एनर्जी देंगे। ये ऐसे मैंने लास्ट टाइम मिसाल लिया था ना बेटा, हमारे घर में जैसे किचन होता है, जैसे पौधे के अंदर किचन है, इस किचन का नाम होता है लीफ। अच्छा, हमारे उस किचन के अंदर क्या होता है, किचन के अंदर अपना बर्तन होता है, और यहाँ पे इस बर्तन का नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, उस बर्तन में हम चावल डालते हैं और पानी डालते हैं, ठीक। अब उस चावल और पानी को मिक्स करना है, तब बिरयानी बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी। अब यहाँ पे बिरयानी जो बनेगी, खाना बनेगा, वो खाना यहाँ से बनेगा पानी से और चावल से। इस चावल का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दोनों तभी मिलेंगी, बिरयानी तभी बनेगी जब आप उसको आग दोगे, एक्सटर्नल एनर्जी दोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप वहाँ पे आग दोगे, यहाँ पे भी एनर्जी दोगे, जैसे वहाँ पे आग है, और यहाँ पे इस एनर्जी का नाम होता है सोलर एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी होती है बेटा, जो यूज होती है, इस एनर्जी का नाम क्या होता है, इसका नाम सूरज बाबा होता है, सूरज होता है, ठीक है। सूरज जी नहीं, सूरज, सन, सितारा, ठीक है। तो सूरज जो है वो क्या देगा, वो सूरज किरणें देगा, लाइट देगा, रोशनी देगा, और सूरज की इस रोशनी को हम कहते हैं सनलाइट, सूरज की रोशनी, सोलर एनर्जी। तो सनलाइट आएगी, सनलाइट गिरेगी इस पत्तों के ऊपर, तो ये सूरज की सनलाइट जो है वो गिरेगी पत्तों के ऊपर। अब ये पत्ते जो हैं, लीफ के अंदर सेल है बेटा, ये देखें सेल है, सेल के अंदर ये ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं पिगमेंट्स थाइलेकोइड लेयर के ऊपर। ये पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी। ये सूरज की सनलाइट है, ये सनलाइट को ये पिगमेंट्स जो हैं ये एब्जॉर्ब करेंगी। ये अंदर लगी हुई होती है पिगमेंट्स बेटा, ठीक है ना। ये देखें थाइलेकोइड लेयर पे ये पिगमेंट्स पड़ी हैं, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, सारी पिगमेंट एक साथ होती हैं। ये पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी। सनलाइट को क्या करेंगी बेटा, एब्जॉर्ब। सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, अब ये पिगमेंट्स सनलाइट की एनर्जी को लगाएंगी पानी के ऊपर। चलो, तो सूरज की एनर्जी आई, पिगमेंट ने एब्जॉर्ब की, पिगमेंट ने ये एनर्जी लगा दी पानी के ऊपर, तो पानी यहाँ पे टूट जाएगा, पानी का यहाँ पे लॉस होगा, पानी यहाँ पे टूट जाएगा बच्चे, हाइड्रोजन एटम में और ऑक्सीजन एटम में। ऑक्सीजन एटम यहाँ पे निकल जाएगा, ये वेस्ट प्रोडक्ट। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट कौन सी गैस अंदर रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन गैस। और बेटा ये ऑक्सीजन गैस फोटोसिंथेसिस में बाहर निकल रही है, ये ऑक्सीजन गैस किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की या वाटर की, ये वाटर की है बेटा।
और ये वाटर की कैसे हुई सर? वाटर यहाँ पे टूटा है बेटा, और वाटर को किसने तोड़ा? सनलाइट की एनर्जी ने, सूरज की एनर्जी ने, ठीक है बेटा। तो वाटर टूट गया है, यहाँ पे वाटर टूट गया है, वाटर की यानी कि ऑक्सीडेशन हो गई है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बेटा ऑक्सीडेशन होती है, और ये ऑक्सीडेशन किसकी होती है सर? ये बेटा ऑक्सीडेशन होती है आपके वाटर की, H2O की, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे पानी टूट गया, उस पानी से ये वेस्ट प्रोडक्ट बना है जिसका नाम है ऑक्सीजन। बाकी बचेगा पानी का हाइड्रोजन एटम जो यहाँ पे पड़ा है अंदर, ठीक है, ये पड़ा हाइड्रोजन एटम आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब ये हाइड्रोजन एटम जो है ये टूटेगा अगेन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, फिर इलेक्ट्रॉन यूं भागेगा आपके इस थालिक लेयर पे, जिसके नतीजे में क्या बनेगा? जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन के दौड़ने के नतीजे में बनेगा ये दो चीजें, एटीपी बनेगी और दूसरी चीज बनेगी एनएडीपी, एटीपी एंड NADPH2, NADH2। तो यहाँ पे बनेगा, हम यहाँ पे थोड़ा ये स्पेस कम है, डायरेक्ट ले लेते हैं NADH2, ठीक है बेटा। तो ये दो चीजें बनेंगी आपके हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन टूटेगा तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक प्रोटॉन निकलेगा। पानी टूटा है तो पानी में दो हाइड्रोजन एटम थे, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दो प्रोटॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है ये थालिक पूरी भागेंगे, इसके भागने के नतीजे में दो चीजें बनेंगी। डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे, सिंपल हम थोड़ा ओवरव्यू करें फोटो में। वो दो चीजें ये है बेटा, एटीपी एनएडी, ठीक है बेटा। एटीपी एनएडी बनी ये आपके पानी से, ठीक है, सनलाइट की मदद से। अच्छा, अब ये एटीपी और एनएडी है ना, एनएडी पास क्या पड़ा है? पानी का हाइड्रोजन एटम पड़ा है, दो हाइड्रोजन एटम। अब ये एनएडी जो है बचा, ये एनएडी जो है, अब ये एनएडी ये हाइड्रोजन एटम दे देगा किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को मिलना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड तब बनेगा जब इस बॉन्ड को एनर्जी हम देंगे, और यहाँ पे जो एनर्जी दी जाएगी वो एटीपी देगा। देखें सनलाइट से एटीपी बनी, यही एटीपी जाके आगे एनएडी और CO2 को मिलाएगी। अब एनएडी जो होता है ये कोएंजाइम है, ये एनएडी हाइड्रोजन दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एटम लेता है, देता है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोस में हाइड्रोजन एटम लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड एटम ले रहा है। तो वो प्रोसेस या वो एटम जो एटमों को ले, इलेक्ट्रॉन्स को ले, तो हम कहेंगे कि ये चीज क्या कर रही है? रिडक्शन कर रही है। पानी टूटा है तो टूटने को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पानी की ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है। ये पानी का हाइड्रोजन एटम ये लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, बात आ रही है बेटा समझ में? अब इसके नतीजे क्या होगा? जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड खुश हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा एक चीज में, प्रोडक्ट में, बिरयानी में, इसको कहेंगे ग्लूकोज। जैसे हाइड्रोजन एटम मिलेगा CO2 के साथ, एटीपी मिलाएगा, बॉन्ड देगा, एनर्जी देगा, इसके नतीजे में क्या होगा? एक प्रोडक्ट बनेगी जिसके लिए पूरा झबेला हुआ है ये, और इस प्रोडक्ट का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड, या हेक्सो शुगर, या मोनोसैकेराइड शुगर, या ग्लूकोज। तो ये बन गया ग्लूकोज। मेरे बच्चे यही था आपका वो चीज, वो खाना, वो फूड, वो मिनरल्स, या वो मॉलिक्यूल, मिनरल नहीं मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल, जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस हुआ है। इस चीज का नाम है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में आप देखें बेटा दोनों ही एटम पड़े हैं, ग्लूकोज के अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ग्लूकोज को क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो फोटोसिंथेसिस याद रखना वो प्रोसेस है जिसमें आपके रिएक्टेंट होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल, ये दोनों एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल हैं, ये मिलते हैं सनलाइट की मदद से, और इन तीनों से मिलने से तीसरा रिएक्टेंट ये सनलाइट है। तो तीन रिएक्टेंट है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये तीनों जब मिलेंगे आपस में तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, और इस बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होता है ग्लूकोज। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, और एक वेस्ट प्रोडक्ट भी बना है जिसका नाम है गैस, और उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इस वजह से ऑक्सीजन पौधे निकालते हैं। यही वो ऑक्सीजन है जो हम लेते हैं सांस में। हम जो CO2 निकाल रहे हैं बेटा, ये जाती है प्लांट्स के पास, तो प्लांट ये CO2 अंदर लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम अगर मर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लांट पे, पर प्लांट अगर मर गए तो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। हम सारे के सारे डिपेंड है प्लांट के ऊपर, प्लांट हम पे कोई डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं प्लांट। तो इस वजह से हमें पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना है, फॉरेस्टेशन करनी है,
पौधों को काटना वगैरह नहीं है, डिफॉरेस्टेशन कम से कम करनी है, ठीक है। खाना छाना हर चीज़ देते हैं, शेल्टर वगैरह, घर बनाने के लिए लकड़ी, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें। ऑक्सीजन गैस भी दे रहे हैं। देखें, हम गैस ऑक्सीजन के बगैर 3 मिनट से ज़्यादा नहीं सर्वाइव करते। अगर हम सांस को 3 मिनट रोक रहे हैं, गिनीज वर्ल्ड में ये रिकॉर्ड है, या नॉर्मल जो बंदा है, वैसे ग्रीन वर्ल्ड में बहुत सारे रिकॉर्ड है 40 मिनट तक है, तो नॉर्मल जो इंसान है वो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकता ऑक्सीजन गैस के बगैर। इतनी ज़्यादा है। ऑक्सीजन कहाँ दे रहा है, कहाँ से आ रही है, प्लांट से आ रही है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। बहरहाल तो आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल बनते हैं, टूटते हैं। बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है, तो बेटा फोटोसिंथेसिस को कौन सा प्रोसेस कहेंगे, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक? तो फोटोसिंथेसिस को बेटा हम कहेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक या इस फोटोसिंथेसिस को हम कहेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक रिएक्शन है, कैटाबॉलिक? बेटा फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें मॉलिक्यूल बनते हैं, कंडेंसेशन होती है। और ये मॉलिक्यूल बनते हैं, इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट और शुगर और मोनोसैकेराइड और ग्लूकोज, और ये बनता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब नेक्स्ट हम देखें बेटा, फोटोसिंथेसिस दिन के टाइम होता है, रात के टाइम? इजी पढ़ा ये, एब्सोल्युटली दिन के टाइम होता है, क्योंकि एनर्जी कब होती है, सनलाइट, सूरज की रोशनी दिन के टाइम में होती है ना। तो फोटोसिंथेसिस भी दिन के टाइम ही होता है। तो इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, नॉट नाइट टाइम। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है बेटा, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? आपका क्लोरोफिल और सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। वाटर को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बायोमॉलिक्यूल में, जो आपका लेक्चर इस चैनल पे पढ़ा है मौजूद, ठीक है, अच्छी तरह से हम पढ़ चुके हैं, तो वाटर को तुम डिस्कस नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड आप थोड़ा देख लें, ये क्या है, गैस है, जो कि हवा में कितना % होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा हवा में होती है 0.04%, या कहीं पे लिखा हुआ है कुछ बुक्स में 0.035%, या कहीं पे लिखा हुआ है 0.03%। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। अभी जो कार्बन गैस है वो बढ़ चुकी है, 0.04% हो चुकी है। ये पुरानी बातें थी, 0.3, 0.35। बात आ रही समझ में बेटा? तो CO2 एक गैस है जो कि यहाँ पे क्या करती है, रिडक्शन करती है, हाइड्रोजन एटम लेती है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है। यही था फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या है, वो प्रोसेस जिसमें प्लांट, ये जानदार या ऑटो जानदार अपना खाना खुद बनाए। तो ऐसे प्रोसेस को मेरे बच्चे क्या करेंगे, क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब इसके लफ्ज़ में देखो, फोटो माना सनलाइट, फोटोन से निकला है, सनलाइट में फोटोन होता है जो एनर्जी की फॉर्म है, और सिंथेसिस हो रहा है। इस सनलाइट की मदद से सिंथेसिस करते हैं, माना सिंथेसिस का मतलब ही बनाना है। क्या बना रहे हैं पौधे, ये जानदार ऑटो खाना बनाते हैं, इसी अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अच्छा बेटा, दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे बेटा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है? यहाँ पे बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटो में कौन सा रिएक्शन है बेटा, एंडोथर्मिक है, क्योंकि इसमें सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है बेटा, एनर्जी दी जाती है यहाँ पे। अच्छा, हम आगे देखें तो थोड़ा डिस्कस करते हैं सनलाइट को। ये बेटा सूरज की रोशनी है, सनलाइट, ठीक है। सनलाइट को अगर हम देखें तो सनलाइट जो होती है बेटा, सनलाइट की 2 फॉर्म होती हैं। सनलाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। सनलाइट जो होती है इसमें कोई एटम नहीं है, ये किसी एटम की बनी हुई नहीं है, ये एक अलग एनर्जी की फॉर्म है। और ये सनलाइट जो होती है इसकी टोटल 2 नेचर होती हैं। सनलाइट की बेटा एक नेचर को हम क्या कहते हैं, सनलाइट की एक नेचर को हम कहते हैं वेव नेचर, वेव नेचर, वेव। दूसरी सनलाइट की नेचर होती है, इसको हम कहते हैं पार्टिकल नेचर। तो सनलाइट की कितनी नेचर है बेटा, कितनी फॉर्म है, 2, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव जो होती हैं, वेव्स, इसके बहुत सारे टाइप हैं। वेव जैसे कि आपके अल्फा, बीटा, गामा। अब बेटा ये सूरज मामा है, ठीक है, ये सूरज है, ठीक। अच्छा, ये अपनी धरती है, बहुत छोटी है, सूरज का आपने कुछ नहीं है, ठीक है। बहरहाल तो सूरज के जब हम करीब जाएंगे तो सूरज के करीब ये किरणें होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा वेव। अल्फा से बड़े होते हैं बीटा, उससे बड़ी वेव्स होती हैं गामा, ठीक। अच्छा, इसके बाद आगे आती है एक्स रेज। ये जो खतरनाक किरणें होते हैं वेव्स, ये सूरज के करीब होती हैं, शुक्र ये धरती तक नहीं आती है, नहीं तो धरती खत्म हो जाती है, ठीक है बेटा। बहरहाल तो ये किरणें अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रे धरती तक नहीं पहुंचती हैं, ये सूरज के अराउंड ही होती हैं। और इसकी वेवलेंथ भी बहुत छोटी है, जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी एनर्जी उसमें ज़्यादा होगी। अच्छा,
इससे बड़े किरणें आते हैं सूरज से, ये खतरनाक है बहुत ज़्यादा। ये किरणें धरती तक पहुंचते हैं, ये वेव्स है ना, इन बेटा वेव्स को हम कहते हैं यूवी वेव्स, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट किया जाता है धरती के चारों तरफ 10-15 किलोमीटर ऊपर एक लेयर होती है, जो आपको आसमान नीला नीला नहीं दिखाता था, नीला नीला, ये ओजोन लेयर होती है बेटा। और इस ओजोन लेयर का नाम है, फार्मूला है O3, इसका नाम है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक स्पेशल चीज़ है यहाँ पे, स्पेशल लाइट होती है सूरज की रोशनी से आती है, और इस स्पेशल लाइट का नाम होता है विजिबल लाइट। ये अहम रोशनी होती है, इसी पे फोटोसिंथेसिस होता है। विजिबल लाइट आपकी ओजोन लेयर से रिफ्लेक्ट होके फिर आती है धरती तक, जो आप देखते हैं ना ये रोशनी, ये विजिबल लाइट होती है। यूवी रेज भी आते हैं रिफ्लेक्ट वगैरह होके बहरहाल। तो विजिबल लाइट मेन लाइट है जिस पे प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस होता है वो कौन सी वेव पे होता है, सूरज की कौन सी वेव पे, विजिबल लाइट पे। अब बेटा विजिबल लाइट को जब आप देखोगे तो विजिबल लाइट में 7 कलर होते हैं बेटा। विजिबल लाइट जो है ना ये बनी हुई है 7 कलर की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं विबग्योर। विबग्योर, ये सूरज की रोशनी में 7 कलर होते हैं। अब वेव जो होती हैं, ये जो सूरज की किरणें होते हैं बेटा, ये अगेन 2 किस्म के होते हैं। एक होती है लॉन्ग वेव, एक होती है शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव में क्या होगी, एनर्जी हाई होगी लो। शॉर्ट वेव में एनर्जी हाई होती है, जितनी वेव छोटी होगी उसमें एनर्जी उतनी हाई होगी, जितनी वेव बड़ी होगी उसमें एनर्जी उतनी लो होगी। सिंपल इसको यूँ समझे बेटा, ये एक देखें किरणा है, ये आपका वायलेट लाइट है, ठीक है। ये सूरज के किरणें होते हैं, ये सूरज का किरणा है जिसका नाम है वायलेट वेव्स। वायलेट से बड़ा क्या होता है, वायलेट से बड़ा होता है इंडिगो। इंडिगो से बड़ा क्या होता है, ब्लू वेव। ब्लू से बड़ा क्या होता है बेटा, देखें ग्रीन। ग्रीन से भी बड़ा क्या है, येलो। येलो से बड़ा ऑरेंज। ऑरेंज से बड़ी किसकी वेव्स है, कौन सा वेव होता है, और उसका नाम है रेड। तो रेड जो होता है इसकी सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है, ठीक है बेटा। और ये विजिबल लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं या 7 किस्म की वेव्स होती हैं, अलग अलग किस्म की। अब सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो वायलेट कलर की है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, आखिर में रेड। ये होती है विजिबल लाइट जो 7 कलर की बनी हुई है। और सबसे छोटा वायलेट वेव्स है। तो वायलेट वेव छोटा है तो इसमें एनर्जी हाई होगी, इससे फिर बाद एनर्जी इसमें होती है, सबसे कम एनर्जी होती है रेड में। ये यूं समझो आप कि जो वेव जितनी बड़ी होगी, या यूं समझो बेटा आप यहां से जाते हैं 10 किलोमीटर, आप जाते हैं 10 किलोमीटर, दूसरा बंदा जो जाता है 15 किलोमीटर, तीसरा बंदा जाता है 20 किलोमीटर। अब बताएं ज्यादा एनर्जी किसमें बची है, उस बंदे में जो 10 किलोमीटर गया है, 15 किलोमीटर में एनर्जी थोड़ी ज्यादा खर्च हुई है। 20 किलोमीटर जो बंदा गया था उसकी एनर्जी और ज्यादा यूज होगी, तो उसमें एनर्जी और कम होगी। तो ऐसे सिंपल यूं समझो, जितनी वेव बड़ी होगी वो यूं समझो वेव ज्यादा ट्रेवल करेगी। जो बंदा ज्यादा ट्रेवल करेगा तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा लॉस होगी ना, उसमें एनर्जी भी ज्यादा यूज होगी ना। तो जितनी वेव बड़ी होगी, जितना यूं समझो किरणा लंबा होगा वो ज्यादा ट्रेवल होगा, और उसके अंदर एनर्जी भी उतनी लो होगी। तो जितनी वेव शॉर्ट होगी उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, हाई होगी। जैसे आप देखें अल्फा बीटा गामा, इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, 50-100 नैनोमीटर होती है, ठीक है। तो इसमें एनर्जी बहुत हाई होती है, ये खतरनाक किरणों में, ये खतरनाक होता है अल्फा बीटा गामा। मगर विजिबल लाइट जो है इसकी वेवलेंथ होती है बेटा 380 से 750 नैनोमीटर। अब ये वेव जो होती है ना, इसको हम मेयर करते हैं एंगस्ट्रॉन में, या इसको हम मेयर करते हैं नैनोमीटर में, ठीक है। विजिबल लाइट जो होती है आपकी, विजिबल लाइट वो लाइट है जिसके जरिए आपका फोटोसिंथेसिस होता है। और विजिबल लाइट जो होती है बेटा, इसकी याद रखना वेवलेंथ होती है कितनी, विजिबल लाइट जो है इसकी मेरे बच्चे वेवलेंथ जो होती है वो होती है 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर होती है इसकी वेवलेंथ। या फिर कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि इसकी वेवलेंथ है 380 से नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर होती है। या कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि इसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर होती है। तो ये वेवलेंथ की जो डाटा है वो आप अपने बुक के हिसाब से याद कर लें, ठीक है। ये अलग अलग बुक्स की अलग अलग डाटा है, आप अपने बुक्स के हिसाब से इस नैनोमीटर को याद करें। तो विजिबल लाइट को बेटा हम 2 यूनिट में मेयर करते हैं, एक नैनोमीटर में और एंगस्ट्रॉन में, ठीक।
अच्छा आगे देखें, अब विजिबल लाइट को हमें कैसे पता चलेगा कि ये विजिबल लाइट है, इसकी वेवलेंथ इतनी है? इसको मेयर करेंगे एक औजार के जरिए, और इस औजार, इस इंस्ट्रूमेंट का बेटा नाम होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो एक औजार होता है मेरे बच्चे, इंस्ट्रूमेंट होता है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और ये एक औजार होता है रेडियो की तरह सॉरी। तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम जैसे सनलाइट में रखेंगे ना बेटा, तो इस इंस्ट्रूमेंट में एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे से आपको साथ साथ वेव दिखाई देगी, स्पेक्ट्रम दिखाई देंगे। जैसे रेनबो नहीं होता है, रेनबो कैसे होता है? रेनबो यही होता है, जब बादल जो ड्रॉप्स होते हैं वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उससे रेनबो बनता है सिंपल। वो रेनबो आपने देखा होगा 7 कलर का होता है ऐसे। तो ये रेनबो है ना, रेनबो की तरह उसमें स्क्रीन में यूँ कलर दिखाई देंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है बेटा, ये 7 कलर। और इस औजार को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसके जरिए हम सनलाइट को मेयर करते हैं, सनलाइट की वेवलेंथ को मेयर करते हैं, सनलाइट की नेचर को भी वेव की फॉर्म में मेयर करते हैं। बहरहाल तो ये सूर्य की किरणें, ठीक है बेटा। अब होता क्या बेटा, 7 किरणें, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की कौन सी वेव या कौन से कलर जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा? बहुत ईजी है बेटा, ज्यादा से ज्यादा जो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा वो सूर्य के कौन सी किरणें हैं? वो बेटा ये होते हैं ब्लू और रेड। प्लांट जो है, प्लांट आपका वो जो एब्जॉर्ब करेगा, चलो वैसा कलर बनाते हैं, ये आ रही है ब्लू लाइट, इसको पौधा एब्जॉर्ब करेगा। दूसरी जो रोशनी है जिसको ज्यादा से ज्यादा प्लांट का क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है वो रेड लाइट होती है। बड़ा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सा कलर एब्जॉर्ब होता है? वो रेड होता है और ब्लू होता है, रेड ब्लू, ठीक है बेटा। इस कलर को प्लांट एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, पानी को तोड़ता है। बाकी 2 भी कलर है जो माइनर लेवल पे एब्जॉर्ब होते हैं, वो 2 ये होते हैं, आपका वायलेट कलर और आपका ऑरेंज कलर, ठीक है बेटा। वायलेट ऑरेंज भी एब्जॉर्ब होते हैं माइनर लेवल पे, टोटल 4 कलर एब्जॉर्ब होते हैं। बाकी प्लांट मैक्सिमम से मैक्सिमम रिफ्लेक्ट जो करता है वो कौन से कलर्स होते हैं? वो देखें कौन सा कलर है? ग्रीन। ग्रीन कलर को पौधा ज्यादा से ज्यादा लेवल पे रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट, इस वजह से पौधे ग्रीन दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा। तो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करने की वजह से। बाकी आपके फल फ्रूट्स हैं वो लाल भी दिखाई देंगे, फ्लावर के पेटल्स वो रेड भी दिखाई देते हैं, वो कैरोटीन पिगमेंट की वजह से, कैरोटीन रेड कलर को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, इस वजह से रेड कलर दिखाई देगा। ऐसे अगर आपको येलो कलर दिखाई देता तो उसमें ज़्यादा ज़ैंथोफिल पिगमेंट होती है जो येलो कलर को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। तो प्लांट का जो लीफ है ना बेटा, इसमें क्लोरोफिल ज़्यादा होता है और क्लोरोफिल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बाकी ज़ैंथोफिल और कैरोटीन भी होती हैं, वो भी ग्रीन और येलो को रिफ्लेक्ट करती हैं, मगर कम क्वांटिटी में, इस वजह से क्लोरोफिल डोमिनेंट पिगमेंट है और ज़्यादा होती है, इस वजह से ग्रीन कलर ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, इस वजह से पौधे का लीफ भी ज़्यादा ग्रीन नज़र आता है। बहरहाल आगे चलते हैं बेटा। तो आपकी सनलाइट 2 नेचर की है, वेव नेचर जिसको हम पढ़ चुके हैं, जिसमें 7 कलर हैं, और इसमें से कौन सा कलर पौधा एब्जॉर्ब करता है? ब्लू, रेड, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। प्लांट में वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो उस किरणों को एब्जॉर्ब करती हैं? वो किरणों को एब्जॉर्ब करने वाली पिगमेंट्स हैं जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है आपकी। अच्छा आगे देखें तो दूसरी होती है आपकी शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव ये रेड है, आपने देखा होगा बेटा, टावर होते हैं ना मोबाइल के, वहाँ पे लाल बल्ब लगे होते हैं। और लाल बल्ब क्यों लगाते हैं? क्योंकि लाल जो बल्ब होता है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, लाल रोशनी की, लाल रोशनी दूर दूर तक नजर आएगी। आप अपने घर में उस टावर पे आप देखें वायलेट कलर का भी बल्ब लगाएं, रेड कलर का बल्ब लगाएं, ब्लू कलर का लगाएं, फिर आप 10-20 किलोमीटर दूर चले जाओ तो आपको कौन सा बल्ब दिखाई देगा? कौन सी रोशनी दिखाई देगी? रेड कलर की, ब्लू और वायलेट की दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है, तो जितनी वेवलेंथ बड़ी होगी वो चीज़ उतनी दूर दूर तक दिखाई देगी और उतनी दूर तक वो ट्रेवल सिंपल हम कह सकते हैं करती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखें बेटा, अगर आप मिसाल है 2 बल्ब लगाते हो घर में, पैसे हैं तो एक लगाते हो रेड कलर का बल्ब छोटा सा, एक लगाते हो ब्लू कलर का, दोनों को एक साथ ऑन कर दो, आधे घंटे के लिए दोनों को चला दो, फिर हाथ लगाना बल्ब के ऊपर। ज़्यादा गर्म कौन सा बल्ब होगा? रेड बल्ब या ब्लू? एब्सोल्युटली ब्लू, क्योंकि ब्लू में एनर्जी हाई होती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। बहरहाल तो ये चीज़ें होती हैं, ये होप आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम कहते हैं दूसरी एक नेचर होती है सनलाइट की, जिसको कहते हैं पार्टिकल नेचर। ये वेव्स होती हैं और ये पार्टिकल होता है। पार्टिकल क्या होते हैं? छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, ये स्मॉल होते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं ये, जिसको हम कहते हैं क्या? पार्टिकल नेचर। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ऐसे, मगर ये सनलाइट में कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है, ये एक अलग एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है बेटा।
ये किसी मैटर की बनी हुई नहीं है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा देखें तो ये सनलाइट के छोटे छोटे से ऐसे दाने दाने आते हैं। सनलाइट के ना ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आते हैं, यूँ समझिए ये पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे पीस होते हैं, ये छोटे छोटे दाने होते हैं। इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम कहते हैं फोटॉन। तो सनलाइट जो है इसमें पार्टिकल नेचर है, और पार्टिकल नेचर में क्या आता है, मिसाल फोटॉन या क्वांटा सोम। तो ये क्वांटा या फोटॉन होते हैं, ठीक है। सनलाइट में ये फोटॉन भी गिरते रहते हैं। फोटॉन्स को भी आपका प्लांट का जो लीफ है वो एब्जॉर्ब करता है। हर फोटॉन पौधे का लीफ एब्जॉर्ब करता है। पौधे का लीफ हर फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है, हर वेव्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये दो नेचर है बेटा। ये छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसको कहेंगे फोटॉन या पार्टिकल नेचर, और बाकी ये किरणें आ रहे हैं तो इसको हम कहेंगे वेव्स, ठीक है। तो सनलाइट की ये दो नेचर होती हैं। जैसे सनलाइट को कहते हैं ड्यूअल नेचर। सनलाइट की दो नेचर होती हैं। तो सनलाइट बेटा कौन सी चीज़ है, इट इज ड्यूअल नेचर। सनलाइट की दो नेचर होती है, ड्यूअल नेचर। ये पार्टिकल नेचर भी होती है, वेव नेचर भी होती है। अच्छा, अब दूसरी बात, अब ये जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, तो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। माना कौन कौन सी प्लांट्स के अंदर जो है सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। प्लांट्स के अंदर ये आपका वायलेट है, ब्लू है, ऑरेंज है, रेड है, ये कलर क्या होते हैं, ये एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है बेटा। तो इनको हम कहेंगे, इनको हम चेक करें कि ये कलर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो इसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब दूसरा होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। कौन से सूरज की रोशनी के किरणों के ऊपर प्लांट एक्शन दिखा रहा है या प्लांट काम कर रहा है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो किरणें यही होते हैं, रेड और ब्लू ज्यादातर। तो इनको जब आप देखोगे ना आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए पौधों के अंदर, तो आपको ये ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, ठीक है बेटा। और ये ऐसा स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन में ऐसे आपको कलर दिखाई देंगे, ये आपको अलग अलग कलर दिखाई देंगे, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है बेटा। इसमें से ज़्यादा जो आपको लकीर दिखाई देगी वो ये कलर की दिखाई देगी। कौन सी कलर की, ग्रीन कलर, ये रहा ग्रीन कलर, ठीक है। और दूसरा कलर कौन सा, ये रेड कलर। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट एब्जॉर्ब करता है, इन कलर को, बाकी कलर को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है वो होता है 430 नैनोमीटर सनलाइट से लेकर 700 या कहीं पे लिखा हुआ है 670 नैनोमीटर वाली सनलाइट तक। तो 430 नैनोमीटर किसकी वेवलेंथ है बेटा, एब्सोल्युटली ब्लू की। ब्लू को एब्जॉर्ब करता है नहीं, ब्लू को एब्जॉर्ब करता है, सॉरी ग्रीन नहीं, ब्लू को एब्जॉर्ब करता है, ब्लू ब्लू ब्लू। ये तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है बेटा। तो ब्लू जो कलर है, ब्लू, ये वाला ब्लू, इसको एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लू की वेवलेंथ होती है 430 नैनोमीटर। दूसरा आता है रेड कलर बेटा, ये आखिर में रेड रहा है, ठीक है। रेड को एब्जॉर्ब करेगा, रेड की वेवलेंथ 670 नैनोमीटर से एब्जॉर्ब होती है। तो इन दो वेवलेंथ पे ज़्यादा आपको एक्शन स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, मतलब प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पे फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये था रोल सनलाइट का। सनलाइट का रोल यही है कि पानी को तोड़ने में मदद करती है। सनलाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, पिगमेंट्स होती हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी, और पिगमेंट से सनलाइट की एनर्जी को लगाएंगी प्लांट्स के अंदर, पानी पे पानी टूटेगा। इसको हम कहेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, माना पानी के जरिए और सनलाइट के जरिए पानी को तोड़ा गया है। तो हमने बेटा इसका ओवरव्यू कर लिया है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस को हमने जस्ट आज इंट्रोडक्शन किया है। कल हम पढ़ेंगे डिटेल में, सनलाइट को पढ़ लिया है आज। कल हम पढ़ेंगे पिगमेंट्स को, आपके क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल को डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है बेटा। ओके, 5 मिनट के लिए ये वीडियो रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।